पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शहर में कोरोना से हुई एक और मौत, 10 दिनों से चल रहा था इलाज। कोरोना का साइड इफेक्ट, अधर में अटका पॉलिथीन अभियान, धड़ल्ले से हो रहा उपयोग। शहर की शिवानी ने किया नाम रोशन, सीनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा में किया 7वां स्थान हासिल। कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण, कंटेनमेंट जोन का पता नहीं, होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर नहीं रोक टोक। और अब खबरें विस्तार से। 30 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 30 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2635 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2433 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 176 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों व राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में परसवाड़ा तहसील के ग्राम बघोली का 60 वर्षीय पुरुष, उकुआ का 27 वर्षीय युवक, बैयर तहसील के ग्राम गड़ी की 30 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 15 का 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 19 का 46 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 लुम्बिनी नगर का 73 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 32 सरस्वती नगर का 60 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 8 का 52 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 28 की 35 वर्षीय महिला, पुलिस लाइन का 53 वर्षीय पुरुष, ग्राम लिंगा का 60 वर्षीय पुरुष, मौर्या का 45 वर्षीय पुरुष, किरनापुर का 80 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम दुल्लापुर का 45 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षीय महिला, नीमटोला लांजी का 49 वर्षीय पुरुष, 32 वर्षीय महिला, 12 वर्षीय बालिका व 10 वर्षीय बालक, लालबरा तहसील के ग्राम पांडरवानी की 32 वर्षीय महिला व ददिया का 56 वर्षीय पुरुष शामिल है। बालाघाट के स्थानीय बस स्टैंड में एक व्यक्ति को उसके मामा ससुर ने उस तरह से उसके गाल कनपट्टी में मारकर घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति रिजवान अली पिता रहमत अली 27 वर्ष, वार्ड नंबर 6 महावीर कॉलोनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिजवान अली और उसका मामा ससुर शब्बीर अली दोनों चश्मे का धंधा करते हैं। बताया गया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। 1 दिसंबर को 11 बजे करीब जब रिजवान अली चश्मा बेचने के लिए बस स्टैंड में आया था, उसी समय उसका मामा ससुर शब्बीर अली जो शराब के नशे में धुत था, वह भी बस स्टैंड पहुंचा, जो हाथ में उस तरह लिए हुए था। बस स्टैंड में मौका देखकर शब्बीर अली ने रिजवान अली के चेहरे पर उस तरह चला दिया। उस तरह के वार से रिजवान अली की कनपट्टी से लेकर गाल से लेकर मुंह तक घाव बन गए। उस तरह से वार करने के बाद शब्बीर तो फरार हो गया, वहीं घायल रिजवान अली को बीच बचाव के बाद जिला अस्पताल आकर भर्ती किया गया है। जिले के लालबरा थाना के अंतर्गत वारासिवनी रोड खमरिया के पास मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को ठोस मारकर वह फरार हो गए। मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल साइकिल सवार भागवत पिता दयाराम भोयर 82 वर्ष, ग्राम डोकरबंदी, थाना लालबरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर की शाम भागवत भोयर अपने बेटा बहू से मिलने साइकिल से पांडेवाड़ा गया था, जहां रात में रुकने के बाद 1 दिसंबर को प्रातः 8 बजे भागवत भोयर साइकिल से पांडेवाड़ा से अपने गांव डोकरबंदी आने निकला था। तभी लालबरा से वारासिवनी रोड खमरिया के पास वारासिवनी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल की ठोकर से साइकिल सवार भागवत भोयर साइकिल से गिरने से घायल हो गया।
जिसे तुरंत ही लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वारासिवनी नगर के बालाघाट मार्ग स्थित देवघर क्रिकेट क्लब मैदान के पास मंगलवार की सुबह 11 बजे आवारा मवेशी से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस वाहन से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक बाइक चालक सचिन, पिता शिशुपाल वीरनवार 31 वर्ष मालेगांव निवासी, अपनी दादी लीलाबाई वीरनवार 60 वर्ष मालेगांव निवासी और बुआ उषा दमाहे 46 वर्ष देवहाड़ी निवासी को बाइक से लेकर खैरलांजी से आ रहा था और बालाघाट की ओर जा रहा था। तभी बालाघाट रोड स्थित देवघर क्रिकेट क्लब मैदान के पास अचानक आवारा पशु दौड़ते हुए गाड़ी के सामने आ गए, जिसके कारण गाड़ी और आवारा मवेशी में टक्कर हो गई और बाइक सवार तीनों लोग छिटक कर जमीन पर गिर पड़े। 3 लोग इधर से आए और उस साइड से ऐसी गई डायरेक्ट आई कि वो गाड़ी पूरी गिर गई। तो गाड़ी के सामने गाय कूद गई? हाँ, सीधा सामने इकट्ठे आ गई। और इस रोड पे तो ऐसा है कि गैया का पूरा आतंक ही रहता है, जगह जगह में गैया बैठी रहती है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। आए दिन। और ये चौक तो ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट के मामले में आगे हो गया। तो अभी क्या स्थिति है तीनों की? अभी तीनों तो अभी बोले एक मैडम थी, उनको बहुत ज़्यादा सर में चोट लगी है। बैहर थाना अंतर्गत मंडला रोड ग्राम सुरवाही के पास यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायल पति पत्नी, जिनमें गुलाब चौधरी 52 वर्ष ग्राम दलवाड़ा थाना बैहर निवासी और उनकी पत्नी दिरनबाई चौधरी 50 वर्ष को बैहर से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल गुलाब चौधरी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे गुलाब चौधरी अपनी पत्नी धीरनबाई के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव दलवाड़ा से खुर्सीपार रिश्तेदारी में जाने निकले थे। तभी बैहर से मंडला रोड ग्राम सुरवाही के पास मंडला की ओर से तेज रफ्तार से आ रही यात्री बस ने मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में यात्री बस की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार गुलाब चौधरी और उनकी पत्नी दिरनबाई चौधरी घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत ही बैहर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पति पत्नी को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडवा निवासी 36 वर्षीय महिला देवंती पंचेश्वर की मंगलवार को अस्पताल में मामूली 2 दिन के बुखार के कारण संदेहास्पद स्थिति में अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर मामले को मर्ग कायम कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतिका देवंती बाई पति स्वर्गीय महिपाल पंचेश्वर 36 वर्ष निवासी खंडवा के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है और पति की मृत्यु करीब 6 साल पहले हो चुकी थी, जिसके कारण मृतिका अपने ससुर के घर में रहती थी, जहां पर बीते 2 दिनों से मृतिका को बुखार आ रहा था, जिस पर मृतिका के परिजनों के द्वारा उसे सोमवार को वारासिवनी शासकीय सिविल अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन ओपीडी बंद होने के कारण उसके परिजनों के द्वारा उसे वापस घर ले जाया गया, जहां पर रात से महिला को तेज बुखार के साथ दस्त चालू हो गए और हालत बिगड़ती देख परिजनों के द्वारा मंगलवार को मृतिका को तत्काल शासकीय अस्पताल में लाया गया। बस वही बुखार और उल्टी। बुखार और उल्टी की? और पतली टट्टी। तो किसी डॉक्टर को पूर्व में दिखाए थे क्या? पूर्व में दिखा जी, कल लाए थे तो यहाँ बंद था तो चले गए अपन। सिविल अस्पताल बंद था? और इधर नहीं आए अपन, इधर आ गए। कोई लड़के को लाया था गाड़ी से, चल छोड़ दे भैया करके, चल नहीं सकती थी। और घर से निकले तो अच्छे थे, पर बैलेंस अनमोल हो गया था उनका। तो यहाँ डॉक्टर साहब को चिट्ठी उट्टी बनाते तक, यहाँ चेक वेक करते तक तो बोले श्वास खत्म हो गया। सिविल अस्पताल वारासिवनी से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें मर्ग इंडिकेशन कायम किया गया है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। सर क्या मामला है पूरा? परिजनों से बात किए थे तो बोल रहे तबीयत खराब थी उसकी और उल्टी दस्त हुई थी, तो सिविल अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी, इसमें मर्ग इंडिकेशन कायम किए हैं और उस मर्ग इंडिकेशन में फिर अब जांच चालू होगी, उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर मृतका का नाम क्या था और कितनी उम्र थी? मृतका का नाम है देवंता बाई पंचेश्वर, उम्र 36 साल की है इसको। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है।
इसी बीच बूढ़ी ITI को कोविड सेंटर में भर्ती एक बुजुर्ग व्यक्ति की मंगलवार की सुबह कोरोना से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम लांजी वार्ड नंबर 3 निवासी 80 वर्षीय गेंदलाल मुरकुटे बताया गया है। इस तरह अब तक जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को बूढ़ी ITI कोर्स सेंटर में हुई बुजुर्ग की मौत की पुष्टि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजी निवासी गेंदलाल 12 अगस्त 2019 से भटेरा चौकी स्थित सहारा वृद्ध आश्रम में रह रहा था। लगभग 15 दिन पहले सर्दी खांसी बुखार के लक्षण दिखाई देने पर गेंदलाल सहित अन्य 6 बुजुर्गों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जहां 10 दिन पूर्व सभी 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए बूढ़ी ITI के पीछे बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसमें मंगलवार की सुबह गेंदलाल की मौत हो गई। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि गेंदलाल का उपचार पिछले 10 दिनों से बूढ़ी ITI स्थित कोविड सेंटर में चल रहा था, जिसे इन 10 दिनों के भीतर सर्दी बुखार खांसी जैसी कोई समस्या नहीं आई और इन 10 दिनों में उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं हुआ। चेक करने पर नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा था, जिसके चलते आज उसे डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन डिस्चार्ज के पूर्व ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि गेंदलाल की उम्र करीब 80 वर्ष की थी, जो ठीक से भोजन नहीं कर पाता था। आज डिस्चार्ज होने के पूर्व ही उसकी कोविड सेंटर में मौत हो गई। प्रतिबंध के बावजूद भी नगर के प्रतिष्ठानों में पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। वन टाइम यूज पॉलीथीन का उपयोग वर्जित होने के बाद भी देशव्यापी अभियान के तहत नगर में बड़े जोर शोर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, परंतु नगर में इन अभियानों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। नगर पालिका के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पॉलीथीन मुक्त नगर घोषित करने के लिए रैलियां निकाली गई थी। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए नगर के विभिन्न चौक चौराहों में अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके अलावा जगह जगह बैनर पोस्टर्स लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था। वहीं नगर पालिका के द्वारा कार्यवाही को लेकर एक टीम भी बनाई गई थी, लेकिन उसका असर भी लोगों पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बात अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की करें तो चाहे नगर पालिका के अमले की या फिर प्रशासनिक अमले की, तो सभी के कार्य महज कागजों और जागरूकता कार्यक्रमों तक सिमट कर रह गए। नगर के दुकानदारों, फुटकर विक्रेताओं, फल दुकान, होटल, चाय दुकान, डेयरियों व किराना दुकानों में प्रतिबंध के बावजूद भी पॉलीथीन की थैली में आज भी सामान दिया जा रहा है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी पॉलीथीन की खरीदी बिक्री नगर में जोरों पर है, जिस पर नगर पालिका व संबंधित विभाग का कोई ध्यान ही नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह पॉलीथीन के ढेर लगे हुए हैं, जो प्रतिबंध के बावजूद भी नगर में इसका उपयोग धड़ल्ले से होने का प्रमाण है। नगर की गलियों में, मुख्य रास्तों के किनारे, शासकीय कार्यालय के सामने या फिर किसी आयोजन के बाद वन टाइम यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के कप, ग्लास, चम्मच, थर्माकोल की प्लेटें, थालियों के ढेर इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार अधिकारी व लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन पर नियंत्रण लगाने के लिए नगर पालिका के द्वारा बीच में कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में अमला कम होने के कारण इसे रोक दिया गया। अमले में शामिल करीब 10 से 12 कर्मचारियों को कोरोना पॉइंट की ड्यूटी लगाई गई है। नगर के विभिन्न चौक चौराहों में बिना मास्क वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में अमला जुटा हुआ है। अभी हम फिर से इस अमले को तैयार कर रहे हैं। 4 दल का गठन कर मंगलवार से नगर में पुनः छापामार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिले के लांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सुलसुली में गर्म राख में 4 वर्षीय बालक के दोनों पैर झुलस गए। बालक सक्षम पिता चमन कुमार घोरमारे 4 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि 1 दिसंबर को 11 बजे सक्षम अपने बड़े भाई के साथ बकरी चराने जंगल तरफ चला गया था। जंगल में लकड़ी घास को जलाया गया था, जिसकी राख पड़ी हुई थी। बालक सक्षम खेलते खेलते राख में चला गया, जिससे उसके दोनों पैर गर्म राख में झुलस गए। सक्षम को रोते देख उसका बड़ा भाई दौड़ा और उसने सक्षम को घर लाया, जिसके बाद परिजनों ने बालक सक्षम को लांजी के अस्पताल में भर्ती किया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बालाघाट जिले के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कैसे रुकेगी, इस सवाल का पुख्ता जवाब शायद स्वास्थ्य विभाग के पास भी नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य गाइडलाइन का पालन करते कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कोरोना वायरस दूसरे नियम दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बालाघाट जिले के भीतर भी कोरोना के लिए दूसरे ही नियमों का पालन किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कंटेनमेंट जोन की जानकारी आम जनता से साझा की जा रही है। बालाघाट जिले के भीतर आज तक कंटेनमेंट जोन की जानकारी नहीं दी गई, या कहे कि यह जानकारी छुपाई जा रही है, जिससे एक मोहल्ले, गली, पड़ोस या कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ है, इस बात की जानकारी स्थानीय जनों को नहीं हो पाती। नतीजा चाहे अनचाहे तरीके से व्यक्ति जानकारी के अभाव में कोरोना की जद में आ जाते हैं। कंटेनमेंट एरिया तो दूर, पॉजिटिव मरीज के घर के बाहर कोविड-19 का बोर्ड तक चस्पा होता दिखाई नहीं देता, जिस कारण पता ही नहीं चलता कि किस घर में कोई पॉजिटिव है, किसे होम आइसोलेशन किया गया है। दर्जनों बार ऐसी कई उदाहरण मिलते हैं कि पॉजिटिव मरीजों के परिजन पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ जाते हैं और होम आइसोलेशन का पालन करने की बजाय बड़ी बेफिक्री से बाहर घूमते रहते हैं। नतीजा स्वयं तो पॉजिटिव होते ही है, दूसरे को भी संक्रमित कर जाते हैं। वहीं दूसरे ओर हालिया दिनों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में तो अधिक मरीज मिलने की वजह से होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से हमने चर्चा की तो सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। नतीजा मरीजों के आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन वे भी सीधे सीधे कंटेनमेंट जोन, होम आइसोलेशन पर जवाब देते दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेश सहित जिले के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य 16 नवंबर से शुरू हो गया है। वहीं पिछले वर्ष की खरीदी का धान कस्टम मिलिंग के लिए प्रदेश और जिले सहित नगर के मिलर्स को दे दिया गया है कि वही सरकारी धान का चावल बनाकर शासन को दें, और ऐसे समय में देश में बालाघाट जिले का नाम पीडीएस में घटिया चावल सप्लाई करने में शुमार हुआ था, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा विभिन्न प्रकार के एहतियात बरतते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत देखने में आया कि वर्तमान में यूपी से भारी मात्रा में धान की आवक जिले में हो रही है, जिसके लिए कुछ दिन पूर्व बॉर्डर पर चेक पोस्ट में पॉइंट लगाए गए थे, जिन्होंने ट्रकों की चेकिंग की थी। वहीं अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह को वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत वारासिवनी, खैरलांजी, लालबर्रा के सभी राइस मिल का निरीक्षण कर स्टॉक की जांच करने के लिए जिला कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा निर्देशित किया गया। स्थिति बनी हुई है कि भारी मात्रा में बाहर से धान बुलाई जा रही है व्यापारियों के द्वारा, मंडी में जो व्यापारी हैं वो मिलर्स के द्वारा। तो साहब का एक निर्देश है कि जाएं और चेक करें कि इनका स्टॉक देखें। स्टॉक में हम चेक करें कि जो हमारी सरकारी धान की मिलिंग होती है, कस्टम मिलिंग है, ये हो रही है कि प्राइवेट धाने बुला के मिलिंग चल रही है, और अगर प्राइवेट हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसको चेक करें। तो निरीक्षण उपरांत चीज़ें तो ठीक हैं, लगभग अभी किसी प्रकार का कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। 2 मिल को मैंने चेक किया, स्टॉक दोनों ठीक है। अभी 3-4 और मिल हैं, उनको भी चेक की जाएगी। सर, कुछ राइस मिलर्स का ये भी स्वीकार्य युक्ति हो रही थी कि हम बाहर से धान तो बुला रहे हैं, लेकिन हम उसकी पिसाई के लिए, चावल बनाने के लिए बुला रहे हैं, ना कि उसको सोसाइटी में खपाने के लिए। नहीं तो ठीक है, नियम से वो कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये तो चेक करें कि धान जो बाहर से आ रही है कि हमारी जो कस्टम मिलिंग के लिए धान मिली हुई थी, आपने इसको अभी तक चावल बना के चावल वापस किया कि इसको रखे हुए हो और मिक्स तो नहीं कर रहे हो। इसलिए भी हम निरीक्षण कर रहे हैं कि चीजें जो है ना। भटेरा चौकी निवासी शिवानी बुढ़ेकर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सीनियर रिसर्च फेलो परीक्षा में 7वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि यह परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर होती है और केवल चुनिंदा छात्रों को ही इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान छात्रा शिवानी ने बताया कि उन्हें एग्रीकल्चर विषय से बीटेक और एमटेक किया है और परिजनों के भरपूर सहयोग मिलने के कारण आज उनका चयन रिसर्च फेलो परीक्षा में हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में वह अवसर नहीं मिल पाते जिनकी आवश्यकता होती है। यदि परिजनों का बेहतर सहयोग हो तो लड़की एक नहीं बल्कि 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने पूर्व में गणित विषय से अध्ययन किया था, लेकिन कृषि आधारित विषयों से भी भविष्य बनाया जा सकता है।
एक लड़की को इंडिपेंडेंट आप बनाइए, उसे आप अच्छा शिक्षित कीजिए, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो एक परिवार को नहीं, वो 2 परिवार को भी शिक्षित करती है, साथ साथ में वो आगे अपनी जनरेशन को भी शिक्षित कर सकती है। जैसे कि मेरे घर में इतना अच्छा मुझे सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से कि नहीं, यही कहना है कि बेटा आगे पढ़ो, आगे पढ़ते रहो, क्योंकि सेटलमेंट, शादी ये सब होती रहेगी, लेकिन पढ़ाई पहले ज़रूरी है। अच्छा, जो पीएचडी करना काफ़ी कठिन माना जाता है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हुआ था, कौन सा रैंक था आपका? जी, मेरा सिलेक्शन ICR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये एक इंस्टीट्यूट है और ये कंडक्ट करवाती है पीएचडी की एग्ज़ाम, सीनियर रिसर्च फेलो भी कहते हैं इसे। तो इसकी एग्ज़ाम हुई थी मेरी पीएचडी एंट्रेंस, और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 7th लगा था। वहीं शिवानी की इस उपलब्धि से परिजनों में भी हर्ष व्याप्त है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और बेटी का शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान था, यानी बचपन से वो आगे ही पढ़ते रही। हमको उसको कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ा कि वो बेटा बैठ के पढ़ो करके, हमें ये बोलना पड़ता था बेटा हो गया टाइम, सो जाओ करके। और सेल्फ पढ़ाई करिए ना, मैंने इसे कभी कोटा भेजेगा या किसी कोचिंग क्लासेस में भेजा, इसकी सेल्फ हिस्ट्री के कारण ही ये आगे बढ़ी है। अच्छा, जैसे इनका अन्य जैसे जो हॉबीज़ हैं, इसके अलावा किस चीज़ में रुचि है? इसके अलावा इनकी क्रिकेट में चेस, कैरम, गाना, कैरम है, गाना है, कैरम बोर्ड में रुचि है, गाने में है, चेस में है, और तुम्हारा थोड़ी क्रिकेट में भी रुचि थी। टाइमिंग क्या रहती थी इनकी पढ़ाई? टाइमिंग बहुत कम पढ़ाते हैं, सुबह 5-6 बजे से 6 बजे उठ के पढ़ लेती थी थोड़ा सा, 5 से 6 के बीच में, और रात में 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ती थी। मौसम में बदलाव के साथ ही जिले में मौसमी बीमारी धीरे धीरे पांव पसारने लगी हैं। वहीं वायरल इन्फेक्शन से संबंधित मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवस्थाओं को बेहतर करने में स्वास्थ्य विभाग को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 सप्ताह में वायरल इन्फेक्शन से संबंधित करीब 1 सैकड़ा से अधिक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस संदर्भ में सिविल सर्जन RK मिश्र का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये जो सर्दी जुकाम का मौसम आता है तो उस समय वैसे ये हेल्दी सीजन कहलाता है, पर ये सर्दी जुकाम के वायरल के इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपने मेडिकल वार्ड में परेशानी थोड़ा बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बाकी वैसे तो हेल्दी सीजन ही रहता है अपना, हो तो बीमारियाँ होती नहीं इसमें। अब तक की खास खबरें अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।